Good morning, students. This is Rachna, Assistant Professor Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So today we will discuss about the topic referral system. This video I have recorded for GNM first year students. So let's start the topic. Introduction. What is referral system? Actually, at each level of healthcare infrastructure, there is need for support from higher level of infrastructure and also from secondary and tertiary level hospitals to strengthen and promote credibility of प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था देयर आर 3 लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर. फर्स्ट इज़ प्राइमरी लेवल और यू कैन से एट ग्रास रूट लेवल पे जो होता है. तो वो प्राइमरी लेवल को के हॉस्पिटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसे प्रमोट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स को हेल्प करनी पड़ती है. किस तरह की हेल्प करनी पड़ती है? ताकि जो वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ जो लेवल है, प्राइमरी लेवल ऑफ केयर है, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, ताकि वो उन पेशेंट्स की टेक केयर कर सकें. जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो मैन पावर प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे अवेलेबल नहीं है, वो उन्हें सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे अवेलेबल हो जाती है. तो पेशेंट्स को भी इससे हेल्प मिलती है और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी हमारा मजबूत बनता है. लोग बिलीव करेंगे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे. ओके, फिर है व्हाट इज़ डेफिनेशन. रेफरल सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग केसेस which are beyond the technical competence of one infrastructure to a higher level infrastructure or institution having technical competency and all other resources to provide desired health services. रेफरल सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम जिसमें कि केसेस को, जो बीमार लोग हैं वो उनको केसेस बोला गया है, केसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर के टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ के परे है. ठीक है, वो उस केस का, उस पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न. चाहे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, ठीक है, चाहे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे वहाँ पे मैन पावर की कमी है, किसी भी वजह से वो उनका ट्रीटमेंट या उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हायर लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इंस्टीट्यूशन पे, जिसमें कि वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है. ठीक है, वहाँ पे मैन पावर है, वहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो अच्छे से उसको जो है उसकी देखभाल या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो इस ट्रांसफरिंग ऑफ केसेस को कहा जाता है रेफरल सिस्टम. ठीक है, ताकि उन लोगों को जो उनकी जो हेल्थ नीड्स है उनके अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें. ओके, रेफरल सिस्टम इज़ वर्टिकल इन नेचर. वर्टिकल होता है नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है, तो वर्टिकल इन नेचर का मतलब है कि द केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम विलेज हेल्थ पोस्ट टू सब सेंटर और पीएचसी, फ्रॉम सब सेंटर टू पीएचसी और सीएचसी, एंड फ्रॉम पीएचसी टू सीएचसी और सेकेंडरी और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम सीएचसी टू सेकेंडरी और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल. ठीक है, विलेज हेल्थ पोस्ट जो सबसे नीचे जो हम होती है हमारी, उसमें उससे केसेस सबसे पहले लोग कहाँ आएंगे? गांव के लोग सबसे पहले विलेज हेल्थ पोस्ट में आएंगे. ठीक है, विलेज हेल्थ पोस्ट से अगर थोड़ी उन्हें बीमारी समझ में नहीं आ रही है या उनके टेक्निकल कॉम्पिटेंस से परे है, तो वो उन्हें सब सेंटर या पीएचसी रेफ़र कर देंगे. ठीक है, डायरेक्टली पीएचसी भी रेफ़र कर सकते हैं या उससे जो नेक्स्ट लेवल होता है वो सब सेंटर होता है. ठीक है, तो वहाँ से अगर सब सेंटर पे आया है कोई भी पेशेंट और वहाँ पे उसका
ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो वो उसे सब सेंटर से नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है पीएचसी का, पीएचसी पे रेफ़र कर देंगे या फिर डायरेक्टली सीएचसी भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएचसी पे जब पेशेंट आ गया तो वहाँ से डायरेक्ट जाएगा वो या तो सीएचसी पे या फिर सेकेंडरी या टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो फ्रॉम सीएचसी जो है, अगर सीएचसी में जो आ गया पेशेंट तो वहाँ से या तो सेकेंडरी या टर्शरी लेवल हॉस्पिटल पे जो है वहाँ पे जाए। उसके बाद है प्रोविज़न इज़ मेड बाय बाईपासिंग 1 or 2 लेवल depending upon the nature and seriousness of cases so that required medical or nursing care can be given on time to the case and mortality and morbidity can be prevented and controlled. ऐसे प्रोविज़न दिए जाते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है केस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो वो लेवल को बाईपास करके उनको बीच में छोड़ के डायरेक्टली जो है जैसे प्राइमरी लेवल से डायरेक्ट टर्शरी लेवल पे भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ केस एंड नेचर ऑफ द केस, ठीक है। तो अगर कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली वो है ट्रॉमा सेंटर भेज देंगे, टर्शरी लेवल पे भेज देंगे, ठीक है। तो ताकि उनको अच्छे से मेडिकल और नर्सिंग केयर टाइम पे मिल सके किसी भी केस को, किसी भी पेशेंट को, और उस जो है हमारे पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोका जा सके। मॉर्टेलिटी मृत्यु और मॉर्बिडिटी बीमारी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेफरल, क्या पर्पज़ है, क्या नीड है हमारे कि क्यों करते हैं हम। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। जिस तरह की किसी की नीड है, हेल्थ नीड है पॉपुलेशन में, किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी हेल्थ नीड है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए वो विलेज हेल्थ पोस्ट पे नहीं मिल रही है उसे कंप्लीट केयर, तो वो सब सेंटर पे भेजेंगे, सब सेंटर पे मिल सकती है, या वहाँ पे भी नहीं मिल रही है तो पीएचसी भेजेंगे, पीएचसी भी नहीं मिल रही है तो सीएचसी भेजेंगे, सीएचसी भी नहीं मिल रही है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी नहीं मिल रही है तो कहाँ भेजेंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पर्पज़ है वो है कि उन लोगों को नीड बेस्ड कंप्लीट केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए, जो कि किसी भी प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज और रिसोर्सेज जितने जहाँ अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद है टू हेल्प पीपल अवेल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल एट हायर लेवल इंस्टीट्यूशन विच आर बियॉन्ड देयर रीच। जो डायरेक्टली लोग वहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, तो उन लोगों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेल कराने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि रेफरल केसेस को जो है वो डील कर लेते हैं हायर लेवल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि वो नीचे ग्रास रूट लेवल से जो है रेफ़र होके आया है। बट अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो कई लोग ऐसे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, तो वो हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। फिर है तीसरा टू स्ट्रीमलाइन द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पीएचसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय डायरेक्ट यूजर्स। मान लो अगर डायरेक्टली लोग सीधे उठ के जो है स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जो टर्शरी लेवल वाले पे जाने लग गए सीधा, तो नीचे तो कोई काम नहीं रहेगा लोगों को। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर ये खाली रहेंगे, सीधे लोग पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो क्या होगा कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएगी काम की, ठीक है, और नीचे जो है नीचे वाला जो प्राइमरी लेवल है या सेकेंडरी लेवल है
वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ की जो सर्विसेज है उनका एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मतलब कि बैलेंस करने के लिए कि सभी जो प्राइमरी लेवल के या पीएचसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं उनका एप्रोप्रिएट यूज़ हो, और जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे काम की ओवरलोडिंग ना हो। ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम ध्यान में रखते हैं जब हम रेफ़र करते हैं किसी भी केस को? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रेफरल जो है वो नीड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। उसकी हेल्थ नीड कैसी है इस पे बेस होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, अगर हम उसे रेफ़र कर रहे हैं तो उसको ज़रूरत भी है या नहीं है, यहीं पे काम चल जाएगा। उसके बाद है रेफरल मस्ट नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर बहुत इमरजेंसी का केस है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो रेफरल ऐसा होना चाहिए कि वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही बंदा जो है, कोई भी पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाए। तो क्या करना है कि जो सबसे जो नियरेस्ट है, आप नियरेस्ट भी देखोगे और वहाँ पे वो जिस सर्विस के लिए आप भेज रहे हो वो अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो रेफरल मस्ट नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद है रेफरल मस्ट बी इंडिविजुअलाइज टू ईच पेशेंट एंड मीट द नीड ऑफ ए पर्टिकुलर पेशेंट, नॉट लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ नीड किसी दूसरे पर्सन से अलग होती है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की हेल्थ नीड होती है। ठीक है। तो सबको जो है हम एक ही केयर सबको नहीं दे सकते। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर ज़रूरत है रेफरल की, तो उसकी जो है नीड पूरी करने के लिए उसे रेफ़र किया जाए, ना कि सारे जितने भी पेशेंट आ रखे हैं सबको रेफ़र कर दिया जाए। ठीक है। तो हर एक पर्सन की जो इंडिविजुअल नीड है वो पूरी करनी है, ना कि सब सारे पेशेंट्स की करनी है। तो इस हिसाब से रेफ़र किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम कैसे बन सकता है हमारा। ठीक है। कि प्राइमरी लेवल पे हम ऐसा क्या करें कि इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम बने। प्राइमरी लेवल पे क्या करेंगे कि वेल ट्रेन्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ प्रोफेशनल होने चाहिए। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो मैन पावर है हमारी, वो अच्छे से ट्रेंड होनी चाहिए और जितनी नंबर में ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे, सप्लाइज प्रॉपर होनी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा बना होना चाहिए। ठीक है। ये प्राइमरी लेवल पे है। फिर है कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग। जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है उनकी होती रहनी चाहिए। गाइडेंस और सुपरविज़न, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का गाइडेंस और सुपरविज़न रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। गाइडेंस ऑन सैनिटरी मेजर्स एंड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज़ कंट्रोल मेथड। ये गाइडेंस किस पे हो सकती है? साफ़ सफाई के जो हमारे मेजर्स हैं उन पे, सैनिटरी मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई भी डिज़ीज़ कंट्रोल मेथड है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पास ऑन करनी है तो। ठीक है। तो उससे रिलेटेड गाइडेंस हो सकती है। फिर है कोई भी हेल्थ एजुकेशन सेशन है वो रेगुलर वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे कंडक्ट होते रहने चाहिए। हेल्थ एजुकेशन फॉर पब्लिक एज वेल एज़ फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है। उसके बाद है एस्टैब्लिश लाइजन एंड फंक्शनल रिलेशन विद अदर सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था मल्टी सेक्टोरियल। ठीक है। मल्टी सेक्टोरियल का मतलब यही होता है कि खाली हेल्थ सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की भी ज़रूरत होती है। फॉर टेक्निकल जो है सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी फॉर्म्स हैं। ठीक है। क्लैरिकल स्टाफ होता है हमारे में, खाली वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो नहीं होते ना क्लैरिकल स्टाफ। ठीक है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं कि भाई फॉर्म्स कैसे निकलेंगे और क्या कहते हैं, ये आपका जो डेटा है, पेशेंट का जो डेटा है वो कैसे स्टोर करके रखना है, आगे जो रिपोर्ट भेजनी है वो कैसे भेजनी है।
तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और आसपास अगर देखा जाए तो साफ़ सफाई वाले हो गए हमारे, है ना, और वाटर सप्लाई वाले हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले हो गए, ये सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके साथ लाइजन और फंक्शनल रिलेशन बना के चलना है, मतलब इनके साथ साठगांठ बना के चलनी है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ फॉर केसेस टू बी रेफर्ड। प्राइमरी लेवल पे जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करके रखनी है, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, किसी भी केस को अगर रेफ़र करना हो तो इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिससे कि हमारा रेफरल सिस्टम मजबूत बनता है, ठीक है। पहला है प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल आउटपेशेंट एंड इनपेशेंट केयर कंटिन्यूसली। ओपीडी और जो वार्ड सिस्टम है हमारा, इन पेशेंट केयर यानी कि वार्ड जो होते हैं हमारे, वहाँ पे रुक सकता है पेशेंट, ठीक है, फॉर मोर देन 1 डे, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रोविज़न होना चाहिए कोई भी स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल आउटपेशेंट और इन पेशेंट केयर का। स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल ओपीडी क्या होती है, जैसे आई ओपीडी हो गई, ठीक है, ऑर्थो ओपीडी हो गई, गायनी ओपीडी हो गई, ठीक है, पीड्स ओपीडी हो गई, ठीक है। इसी तरह अलग अलग वार्ड भी बने होने चाहिए स्पेशलाइज्ड जो है इन पेशेंट केयर के लिए। उसके बाद है बैकअप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर मैसेजेस और टीचिंग्स। जो उसके साथ में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का बैकअप होना चाहिए सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के साथ में, ताकि वो कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड मैसेज या टीचिंग देनी है तो वो लोग प्रोवाइड कर सके साथ में। वो खाली स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करेंगे और वो मैसेज हेल्थ एजुकेशन या टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद डिस्करेज पीपल अटेंडिंग ओपीडीज डायरेक्टली, दैट इज़ टू अटेंड ओपीडी व्हेन दे हैव रेफरल कार्ड और लेटर और ए जेन्युइन एमरजेंसी। लोगों को ये बताना है कि वो डायरेक्टली ओपीडी में ना आए। अगर उनके पास रेफरल का कार्ड है या कोई ऐसा लेटर है या फिर कोई जेन्युइन एमरजेंसी है उन्हें, तभी वो डायरेक्टली ओपीडी में आएँ, ठीक है। उसके बाद है एक्ट एज टीचिंग सेंटर फॉर हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए टीचिंग सेंटर की तरह भी एक्ट करता है ये, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो गए, आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर, इन सब की ट्रेनिंग वगैरह जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ रेफरल कौन कौन से होते हैं। पहला है रूटीन, दूसरा है इमरजेंसी और तीसरा है अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है। ये ओवरऑल टाइप है। अभी आगे हम 2 तरह की टाइप्स और पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो रूटीन है हमारा, हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं जब हम सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। कोई भी हम डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह के लिए या रूटीन जो है एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर हमें लेना हो तो हम रूटीन में उसको इंक्लूड करते हैं। फिर है सीकिंग हॉस्पिटल एडमिशन एंड मैनेजमेंट फॉर द केस। अगर कोई एडमिशन किसी केस का लेना है तो उसके लिए, ठीक है, एडमिशन कराना है, एडमिट कराना है किसी को। उसके बाद कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर करानी है किसी भी पेशेंट की तो उसके लिए रूटीन जो है रेफरल होता है। उसके बाद है इमरजेंसी रेफरल किसे कहते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट टू रीच द एक्सपर्ट ऑन टाइम बिफोर अकरेंस ऑफ डिटेरियोरेशन विद प्रोवाइडिंग ऑल एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन रेफरल लेटर। जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो किसी भी जो है हायर लेवल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट के पास टाइम पर पहुंचने के लिए एक रेफरल लेटर दिया जाता है। उसमें सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि उसका पिछली हिस्ट्री क्या है, कि कैसे ये एडमिट, कैसे जो है प्राइमरी लेवल पे ये कब आया था, जहाँ से भी रेफ़र हुआ है वो केस, वहाँ कैसे आया, किस कंडीशन में आया, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है, क्या ट्रीटमेंट दिया गया है अब तक, ताकि जाते ही वो जो इमरजेंसी रेफरल जहाँ भी हुआ है हायर लेवल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ के एक्सपर्ट जो है वो रेफरल लेटर देखें, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले और फटाफट अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर सके। क्योंकि अगर वो ऐसे ही गया तो स्टार्टिंग से जो है सब कुछ
स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। कोई भी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टेस्ट है कोई भी, तो वो शुरू से करने पड़ेंगे। अगर वो रेफरल लेटर लेके गया है तो उस पर सब कुछ मेंशन होता है। उसके बाद है अपॉर्चुनिस्टिक अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना हो एडमिशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए, जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ रेफरल होते हैं ओवरऑल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द केस भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द केस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरल। पहला होता है मैंडेटरी, दूसरा होता है इलेक्टिव। मैंडेटरी वो होता है कि अगर उसे रेफ़र नहीं किया गया तो उसको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है पेशेंट को। इलेक्टिव वो होता है कि अगर उसको रेफ़र नहीं किया गया तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा उसका, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेफरल। पहला है इंटरवल रेफरल। इंटरवल रेफरल वो होता है व्हेन द पेशेंट इज़ रेफर्ड फॉर कंप्लीट केयर फॉर ए लिमिटेड पीरियड। जब किसी एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ या पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, हेल्थ रिलेटेड कंडीशन के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उसको वहाँ पे रेफ़र किया जाता है और वो अपनी बीमारी को वहाँ कंप्लीट उसको वहाँ पे केयर मिलती है और वो ठीक होके आता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरवल रेफरल। कोलेटरल रेफरल क्या होता है? द रेफरिंग फिजिशियन रिटेन्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रेफर्स द पेशेंट फॉर केयर सम स्पेसिफिक केयर फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। उसका जो ओवरऑल जो इंचार्ज होता है या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइमरी लेवल के जो फिजिशियन हैं उसी के ऊपर होती है, लेकिन वो पेशेंट को रेफ़र कर सकता है किसी भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मान लीजिए पेशेंट आया तो किसी और चीज़ के लिए था, ठीक है। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट होके आया था, ठीक है, उस टाइम पे तो उन्होंने मैनेज कर लिया पेशेंट को। अब पेशेंट को जो है बाद में डायग्नोसिस के बाद पता लगा कि उसका फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। एक्सरे एंड ऑल दैट वो सब करा के पता लगा कि उसका फ्रैक्चर, तो वो उसे एक्सपर्ट यानी कि ऑर्थो जो सर्जन होते हैं, ऑर्थो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास रेफ़र कर देगा आगे, ठीक है। वो वहाँ से ठीक होके उसके बाद जो बाकी जो छोटे मोटे चोट हैं वो सारी चीज़ें उनका ऑब्जर्वेशन जो है प्राइमरी लेवल वाला फिजिशियन जो बाद में अगर फॉलोअप भी करता है तो वो उसी के पास कर सकता है, प्राइमरी लेवल वाले डॉक्टर के पास। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस रेफरल। क्रॉस रेफरल वो होता है कि द पेशेंट इज़ एडवाइज्ड टू सी अनदर physician and the referring physician accepts for no further responsibility for the patient's care. The पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो दूसरे पेशेंट को दिखाए और जो रेफरिंग फिजिशियन होता है वो उसकी कोई फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई, फीवर आ रहा है या कुछ भी बावल मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में प्राइमरी लेवल पे आया, बाद में उसको अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि उसे कैंसर है, ठीक है, उसके बाद या तो उसको वो हायर लेवल इंस्टीट्यूशन में रेफ़र कर देगा और उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्राइमरी लेवल के फिजिशियन की नहीं होगी। स्प्लिट रेफरल। स्प्लिट रेफरल क्या होता है? अंडर कंडीशंस ऑफ मल्टी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिवाइडेड मोर और लेस इवनली बिटवीन 2 और मोर फिजिशियन। स्प्लिट रेफरल में क्या होता है कि कुछ जो है कुछ चीज़ों की देखभाल जो है एक फिजिशियन कर रहा है, कुछ चीज़ों की देखभाल मल्टी स्पेशलिस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई मतलब एक ही पेशेंट को हार्ट डिजीज़ भी है, उसको कैटरेक्ट भी है, उसको उसका फ्रैक्चर भी हुआ है, तो अलग अलग जो है लोग फिजिशियन उसकी देखभाल, अलग अलग डॉक्टर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं, अलग अलग जगह उसको रेफ़र करना पड़ेगा। उसके इसमें है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एक बार कि इंटरवल के एग्जाम्पल है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ और वो कुछ टाइम के लिए जो है रेफ़र कर दिया गया
सेकेंडरी या टर्शरी लेवल केयर पे, और वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करा के केयर उसको दी गई और वो वापस आ गया, ये इंटरवल हो गया। कोलेट्रल में कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको ग्लूकोमा भी है, तो उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट होता है उसके पास भी भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट रेफरल का एग्जांपल है कि जो मैंने अभी दिया, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ भी है, उसको उसका जो है फ्रैक्चर भी हो रखा है, उसको कैटरेक्ट भी है, तो ये स्प्लिट रेफरल में आ गया, ठीक है। एक ही जैसे सेंटर में किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट तो हुआ है, पर उसको जो है उसी इंस्टीट्यूशन उसी हॉस्पिटल में अलग अलग जो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, रेफ़र किया जाता है। उसके बाद क्रॉस रेफरल में खुद जब रेफ़र होके जो है पेशेंट जाता है। फिर है सिलेक्शन कैसे करेंगे हम रेफरल केसेस का, कि वेरी सीरियस पेशेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। पहला तो जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं उनका हम रेफरल करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जिनको इमीडिएट मेडिकल केयर चाहिए और ट्रीटमेंट चाहिए। दूसरा, व्हेन स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, जब कोई अगर स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कराना है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना है जो कि वहाँ पे मशीन्स अवेलेबल नहीं है प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, तो उसे फर्दर हम आगे रेफ़र कर देते हैं। इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। स्टेप्स क्या हैं रेफरल प्रोसेस के? सबसे पहले तो पेशेंट के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना है, उसके बाद नीड क्या है रेफरल की वो देखनी है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, किस तरह से कैसे रेफ़र किया जाएगा, किसके पास रेफ़र किया जाएगा, रिसोर्सेज कौन अवेलेबल हैं कि नहीं है ये एक्सप्लोर करना है। फिर पेशेंट डिसाइड्स टू यूज़ और नॉट यूज़, पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसे रेफ़र होके वहाँ जाना है या नहीं जाना है। फिर प्री रेफरल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, ताकि रेफ़र में ड्यूरिंग जर्नी ऑफ रेफरल उसको जो है प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ड्रिप, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेट रेफरल, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना है रेफरल को, क्यों वहाँ बात करनी है जहाँ पे रेफ़र कर रहे हो कि ऐसे इस तरीके से इस नाम का पेशेंट आएगा और ये सारे उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है इवेलुएट एंड फॉलोअप, उस इवेलुएट करना है कि वहाँ पहुँच गया नहीं पहुँचा, आराम है नहीं है, और उसे फॉलोअप करना है। उसके बाद है ये रेफरल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। सबसे नीचे होते हैं विलेज हेल्थ सेंटर, विलेज हेल्थ पोस्ट भी जिसे हम कहते हैं। इसमें CHW मतलब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इसमें आते हैं ANMs, आशा, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, ANM, आशा और विलेज हेल्थ गाइड। उसके बाद सेकंड जो लेवल आता है वो हमारा आता है सब सेंटर, ठीक है। विलेज हेल्थ सेंटर या विलेज हेल्थ पोस्ट से कहाँ रेफ़र किया जाता है, या तो सब सेंटर या PHC, ठीक है, डायरेक्ट PHC भी कर सकते हैं, बीच में सब सेंटर को छोड़ देंगे। अगर हमें पता है कि वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट PHC रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद सब सेंटर से या तो हम PHC रेफ़र करेंगे या हम CHC डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर PHC में अगर केस आया है तो PHC से हम CHC रेफ़र करेंगे या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल में जो आते हैं वो हमारे विलेज हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और PHC आते हैं। सेकेंडरी में आते हैं हमारे CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और टर्शरी में आते हैं हमारे टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है। ये एक पिरामिड है, ये आप सबको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है रेफरल केसेस के? पहला तो पेशेंट को बेनिफिट मिलता है इससे, रेफरल अगर हम सिस्टम यूज़ करते हैं, पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलता है, उसको टाइम से जो है इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है, कि बिकॉज दे रिसीव इफ़ेक्टिव केयर एट द प्राइमरी लेवल विच इज़ नियर टू देयर होम, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी लेवल पे, वो तो प्राइमरी लेवल पे जाएंगे, उसके बाद वो रेफ़र करेंगे, खुद रेफ़र करेंगे, ठीक है, उनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये बेनिफिट पेशेंट को हो जाता है। हेल्थ वर्कर्स को क्या बेनिफिट है, वो आई एम सॉरी,
because they are able to take care of patients which are within their level of competence and are not frightened to handle difficult cases, because they can refer them to higher level centers and referral unit. उनको क्या फ़ायदा है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए मैन पावर इतनी अवेलेबल नहीं है या फैसिलिटी कोई अवेलेबल नहीं है, कोई इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है जो उनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस से ऊपर है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को वो जो है रेफ़र कर देते हैं, दोज पेशेंट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है, तो उनको वो रेफ़र कर सकते हैं हायर लेवल सेंटर पे और रेफरल यूनिट्स में, और जो उनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर हैं, जिनकी वो अच्छे से जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल टू मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट है इससे कि बिकॉज इट इज़ economical, as highly trained and highly paid doctor, nurses and other professionals take care of patients with serious and complex problem at higher level referral unit, and patient with simple and minor problem are taken care at much low cost by health workers at low level. जो लो लेवल पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कि वो लो लेवल वाले जो है हेल्थ केयर वर्कर, आशा हो गई, एएनएम हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ठीक है, ये लोगों की जो बहुत ज़्यादा पेनी होती है, ठीक है, तो इन यहाँ जो है जो मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, उनको कम पे करना पड़ रहा है, तो सिंपल और माइनर प्रॉब्लम को जो है वो ही हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको जो है हायर लेवल रेफरल यूनिट पे जो रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे हाईली ट्रेन मल्टी जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट हो गया, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हो गया, अलग अलग, तो वो हाईली ट्रेंड और हाईली पेड डॉक्टर और नर्सेज और अदर प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये बेनिफिट है कि उन्हें अगर मान लीजिए कि वहाँ आशा वर्कर और ये सब ना हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स, और उनको ही अपॉइंट करना पड़ जाए सब सेंटर लेवल पे भी, तो उनको और ज़्यादा खर्चा आएगा, है ना, मैनेजमेंट को। उसके बाद की पॉइंट्स क्या है इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम के, कि सब एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए एक दूसरे के रोल के लिए, मतलब कि अगर मान लीजिए नीचे आपको कोई भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कुछ रेफ़र कर रहा है केसेस, तो इनमें आपस में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वी आर अ टीम, ठीक है, तो हम टीम हैं, तो हमने क्या करना है कि जो अगर नीचे प्राइमरी लेवल से कोई भी रेफरल केस आ रहा है तो हम उसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि एक लेवल ऑफ केयर, जैसे प्राइमरी लेवल ऑफ केयर, सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर और टर्शरी लेवल ऑफ केयर, इन लोगों की जो भी लोग काम कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इनकी आपस में जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और थर्ड है म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें एट ईच लेवल ऑफ केयर, ठीक है। अब नर्सेज रोल क्या है, नर्स का रोल क्या होता है रेफरल सिस्टम में? पहला, ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलनेस, ट्रॉमा, रिलेटेड सिचुएशन और फैक्टर्स। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या ऑब्ज़र्व करना रिलेटेड टू कोई भी बीमारी, ट्रॉमा या रिलेटेड सिचुएशन या फैक्टर कुछ भी है ऐसा, तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेचर ऑफ इलनेस या इमरजेंसी कैसी है और उस कितनी सीरियस है, कोई भी बीमारी का नेचर कैसा है या कोई इमरजेंसी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना और उसकी जो सीरियसनेस है उसको पहचानना ताकि उसको रेफ़र किया जा सके। प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट केयर विद इन हर कॉम्पिटेंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। कोई भी अगर किसी भी ऐसा कोई केस है जिसको वो ट्रीट कर सकती है, उसकी कॉम्पिटेंस में है, तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड करना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉलो करना
और रिसोर्सेज अवेलेबल जितने भी हैं उसके पास, वो उनका यूटिलाइज़ करना ट्रीटमेंट देने में। अश्योर करना कैजुअलिटी यानी कि पेशेंट को या फैमिली मेम्बर्स को या किसी और जो भी पर्सन साथ में आया है उसको अश्योरेंस देना। उसके बाद है एक्सप्लेन अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड नीड फॉर रेफरेंस टू द कैजुअलिटी। किसी भी प्रॉब्लम की सीरियसनेस को एक्सप्लेन करना ताकि जो है पेशेंट जो है उसको मना ना कर सके कि अगर उसको रेफ़र करना ज़रूरी है तो पेशेंट को कन्विंस करने के लिए उसकी सीरियसनेस बताना कि भाई इस बीमारी को अगर रेफ़र नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है। fills up the referral form as desired and hands over the same with related documents to be given to health professional in referred health center। ठीक है, रेफरल फॉर्म को फिल करवाना, ठीक है, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक, पेशेंट के, वो उनको हैंड ओवर करना। जहाँ कहीं भी जो भी हायर लेवल जो केयर पे जहाँ भी रेफ़र किया है वहाँ उनके हेल्थ प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर करना। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पेशेंट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना, और मे डू द टेलीफोनिक कंसल्टेशन और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू रेफ़र। वहाँ पे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देना कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे रेफरल केस आ रहा है और इसको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो जो है तैयार रहें। उसके बाद है मे अकम्पनी द कैजुअलिटी और पेशेंट इफ़ रिक्वायर्ड। वो उसके साथ भी जा सकते हैं अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, सीरियस है, तो वो रेफरल यूनिट जहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है वहाँ तक साथ में जा सकती है ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्ड रिपोर्ट्स को मेंटेन करना और फॉलोअप केयर प्रोवाइड करना एज पर ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेफरल यूनिट। ठीक है। उसके बाद ये कुछ केसेस हैं जो कि इमीडिएट केयर जिनमें रेफरल चाहिए होता है। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा किन किन केसेस में रेफरल कराना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट रेफरल सिस्टम and this is very important topic. I hope you will understand. If any query, any question, you can ask me anytime. Thank you.